इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या बातें बताई थी एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि दो तरह की कैपिटल होती है, एक को हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल और एक को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि हर वो चीज़ जो हमारे मतलब प्रोडक्शन में काम आती है, जिसका एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे आप देखते हो प्लांट, मशीन, फैक्ट्री एट्सेट्रा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते या जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपर्टीज़। और ह्यूमन कैपिटल का वही मतलब है बेसिकली। और ह्यूमन कैपिटल हमारे को इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हम फिज़िकल कैपिटल को अच्छे से यूज़ कर सकें। मतलब एक खाली मशीन अगर है तो उससे प्रोडक्शन नहीं हो सकती, उस मशीन को चलाने के लिए एक आपकी तरह बुद्धिमान और इंटेलिजेंट व्यक्ति भी चाहिए। तो ये है ह्यूमन कैपिटल बेसिकली। तो पहला टॉपिक तो इसमें यही था कि भाई फिज़िकल कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो इस पर डिफरेंस हमसे पूछ सकता है, तो आप कोई भी इसमें अपने मन पसंदीदा पॉइंट लिख सकते हो। तो हमने देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस लिखे थे कि भाई फिज़िकल कैपिटल जो है टेंजिबल होती है, वो इंटेंजिबल होती है। फिज़िकल वाला हम बेच सकते हैं, ह्यूमन को नहीं बेच सकते। बाकी फ़िज़िकल कैपिटल डेप्रीशिएट हो जाती है, मशीन जो है डेप्रीशिएट हो जाती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम डेप्रीशिएट होने से थोड़ा रोक सकते हैं। हम भी मरेंगे तो एक दिन हम भी जाएंगे, तो एक दिन हम भी, नॉलेज तो चली जाएगी हमारे साथ ही, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं। बाकी मोबिलिटी की बात करें तो मशीन जो होते हैं, फिज़िकल चीज़ें, वो ज़्यादा मोबाइल होती हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है, स्किल्स या आपकी नॉलेज, वो थोड़ा सा कम मोबाइल होती हैं। ह्यूमन कैपिटल को आपसे सेपरेट नहीं कर सकते ओनर से, जबकि फ़िज़िकल कैपिटल को आपसे सेपरेट कर सकते हैं। आपसे आपका मोबाइल फ़ोन छीन सकते हैं, लेकिन आपसे आपकी बुद्धि नहीं छीनी जा सकती। बाकी फ़िज़िकल कैपिटल जो है वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, मतलब कि आपको मशीन खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है, कब खरीदनी है, वो सब आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो कुछ पार्टली सोशल होती है और कुछ कॉन्शियस होती है। मतलब हर चीज़ आप सोच के नहीं कर सकते। आप कहाँ पैदा हुए, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, किस घर में आपने जन्म लिया, किस तरह के आपके दोस्त हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर भी होती हैं, है ना। तो ये सब कुछ डिफरेंस होते हैं फिज़िकल और ह्यूमन कैपिटल में। खैर, अब जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, वो तो है ह्यूमन कैपिटल पर। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो हमारी स्किल है, एजुकेशन है या एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को HCF कहा जा सकता है। बाकी HCF के सोर्सेज क्या हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो इसमें हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं। जो पहला सोर्स है या पहला जो एक्सपेंडिचर है वो है ऑन एजुकेशन। तो इसमें बस यही बताया जाता है ऑब्वियसली कि देखो कि जो व्यक्ति जिसको हम अच्छे ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक अनएजुकेटेड व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्किल हासिल करेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा और अच्छे से काम कर पाएगा। यही बात यहाँ पर भी दे रखी है कि भाई जैसे कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी मशीनों पर खर्च करती हैं, वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये भविष्य में फ़ायदा देंगी। सेम चीज़ हम अपनी एजुकेशन पर भी खर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि एजुकेशन पर खर्च करने से हमें पता है कि हमारे भविष्य में इनकम बढ़ेगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम बेहतर चॉइसेस अपने जीवन में बना पाएंगे, हम इनोवेशंस कर सकते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर एजुकेशन पर खर्चा करना चाहिए। दूसरा खर्चा होता है हेल्थ पर। अब इसमें ये बात बताइए कि भाई देखो हेल्थ क्यों ज़रूरी है। अब जो हमारी लेबर है या जो हमारे लोग काम करते हैं, अगर वो हेल्दी होंगे, हेल्दी लेबर फोर्स होगी, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर अनहेल्दी होंगे तो फिर वो उतनी अच्छी क्वालिटी से काम नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, तो इसके लिए हेल्थ भी इक्वली ज़रूरी है। तो जैसे एजुकेशन ज़रूरी है, वैसे ही हेल्थ पर खर्चा करना भी ज़रूरी है। बाकी हेल्थ पर खर्चे करने के अलग अलग मेडिसिन के फॉर्म्स हैं, 3 याद रखने में। प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो होती हैं रोकने के लिए बीमारी को, जैसे वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब है कि अब बीमारी अगर हो चुकी है तो ठीक कैसे होगी, तो वो होती है क्यूरेटिव मेडिसिन। और तीसरा कह सकते हैं सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब सामाजिक जागरूकता, हेल्थ लिटरेसी, कि भाई लोगों को हम अवेयर करें कि क्या क्या
तकलीफ़ें हैं कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं वो हो। बाकी तो साफ़ पानी और अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़। फिर आता है हमारा तीसरा खर्चा जो कंपनियां करती हैं HCF के अंदर, जिसको कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब हो गया इसमें कि ये आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा शायद, कि दो तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब ट्रेनिंग देने का फ़ायदा क्या होता है, तो जब हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो उससे वो सेम काम हो सकता है थोड़ा जल्दी कर सके या उससे उसकी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाए, तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो बहुत सी कंपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं, हालांकि ऑफ द जॉब ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी हो सकती है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जिसमें जो काम चल रहा है एक्चुअल में उस समय आपको वहाँ पर भेजा जाता है, आप प्रेजेंट होते हो, देखते हो और फिर आप सीखते हो। तो इससे आपकी स्किल और एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी एक HCF का सोर्स है। अच्छा, चौथा सोर्स है HCF का माइग्रेशन। अब कई बार हम माइग्रेशन पर भी खर्चा करते हैं। अब माइग्रेशन इसमें दो तरह के कवर किए गए हैं, वो याद रखने हैं आपको। एक कौन सा, गांव से शहर। तो रूरल एरिया से हम अर्बन एरिया में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ हमें ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। दूसरा भी माइग्रेशन होता है जिसमें हम एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। उसमें भी हम यही सोच के जाते हैं कि हम दूसरे देश जब जाएंगे तो वहाँ पर हम और ज़्यादा अपनी इनकम कमा पाएंगे या हमारे फ्यूचर भविष्य के प्रॉस्पेक्ट्स और बेहतर हो पाएंगे। तो माइग्रेशन भी एक सोर्स ऑफ HCF है, क्योंकि ये हमारे भविष्य को और बेहतर बनाता है या हम और ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं और काबिल हो जाते हैं। और पांचवा होता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन भी इसलिए ज़रूरी है, इसमें कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन पे खर्चा करते हो, लेट्स से कि अब आपको एजुकेट होना है या आपको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। मान लो भगवान ना करे आपको कोई तबीयत ख़राब हो गई, अब आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हो, तो आप इन्फॉर्मेशन लोगे, आप 4 लोगों से पूछोगे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप रिव्यू पढ़ोगे कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए भी या अच्छा मतलब हेल्थ सुविधाओं को लेने के लिए भी आपको समय समय पे सही जानकारी लेना भी ज़रूरी होता है, और आप उस जानकारी को लेने के लिए खर्चा भी करते हो कई बार, क्योंकि आपको पता है कि उससे मुझे बेनिफिट होगा। जैसे मान लो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप हो सकता है किसी कॉलेज में पहले विजिट करो, आप एक बार जाकर देखो, आप उसका मुआयना करो कि भाई ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आपका भविष्य उस पर टिका हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन लेना भी एक तरह से मतलब ज़रूरी होता है, और उस पर खर्चा करना भी एक तरह से आपके HCF का ही सोर्स हो जाता है। तो मतलब हमें टेक्निकली 5 सोर्स HCF के पता होने चाहिए। अच्छा, बाकी ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये तो आप एक बार रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। 1 नंबर के ही होते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा और एक हेल्दी व्यक्ति ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बाकी HCF से इनोवेशंस, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये तो एक सिंपल पॉइंट है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि HCF का इम्पोर्टेंस क्या है या HCF का रोल क्या है। तो मेन पॉइंट्स याद रखना, बाकी अंदर की कहानी आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हो, वो समझ आनी चाहिए। तो पहला मेन पॉइंट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। इसका मतलब है कि अगर आप पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और स्किलफुल होंगे तो फिर आप मशीन्स का अच्छे से यूज़ कर पाओगे, है ना। बंदर के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन दे दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन देंगे तो आप उसका बेहतर यूज़ कर पाओगे। दूसरा हो गया हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी तरह, हेल्दी व्यक्ति आपकी तरह, स्किलफुल व्यक्ति आपकी तरह ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, तो ये भी HCF का एक फ़ायदा हो गया, सिंपल। तीसरा, इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ये भी वही पहला जो पॉइंट आया था कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप में स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, तो आप ज़्यादा इनोवेट कर पाओगे, आप नई चीज़ें ज़्यादा सोच पाओगे, आप नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडेप्ट कर पाओगे। तो ये भी मतलब एक फ़ायदा हो गया HCF का। चौथा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। देखो मेन पॉइंट याद रखना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी सोच बदलती है। देश जो है अगर उसमें लोग पढ़े लिखे होंगे तो लोगों के सोचने का नज़रिया बदलता है। अब
पुराने ज़माने में घिसी पिटी सोच होती थी, लेकिन आज लोग नई सोच रखते हैं, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या किसी भी तरह की बात हो। तो ये भी एक तरह से HCF का बेनिफिट है, HCF की इम्पॉर्टेंस है। और पांचवा और छठा वो जेनरिक पॉइंट्स हैं, मतलब नॉर्मल, वो आप लिख भी सकते हो अगर मन करे कि HCF अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है ना। आप पढ़े लिखे होते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहता है, आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हो, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी पाते हो। बाकी HCF होने से देश को भी अगर हम देखें तो देश का थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं तो पॉपुलेशन एकदम नहीं फैलती। तो ये मतलब हमारे HCF के क्या हो गए, इम्पॉर्टेंस। तो ये कोई भी आपसे पूछे इम्पॉर्टेंस तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर इसी तरह एक और टॉपिक है, वो भी 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि HCF में प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे देश के अंदर क्या समस्याएं आती हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स याद रखने, अंदर कुछ भी कहानी लिख लेना अपनी भाषा में। पहला है इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, यानी कि जितना हमें चाहिए रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए। मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो हमें चाहिए 15 स्कूल, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ 5 स्कूल, तो जितना रिसोर्स हमें चाहिए HCF बनाने के लिए उतना नहीं है, तो इसको बोल दिया इनसफिशिएंट रिसोर्स। दूसरा सीरियस इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज का मतलब होता है हमेशा जब वेस्टेज ज़्यादा होती है। अब रिसोर्स तो है, मान लो एक स्कूल तो खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पर वेस्टेज हो रही है, टीचर पढ़ा नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षा प्रदान नहीं हो रही, तो इससे फिर क्या होगा कि फिर भाई इलिटरेसी भी फैलेगी और ये सब दिक्कतें, पुअर हेल्थ सुविधाएं रहेंगी। तो इनएफिशिएंसीज भी बहुत है। तीसरी प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि आप पढ़ लिख लेते हो, आप पे नॉलेज आप गेन कर लेते हो इंडिया के अंदर, तो इंडिया के रिसोर्स यूज़ करके आप नॉलेजेबल तो बन गए, लेकिन फिर आप इंडिया को छोड़ के बाहर चले जाते हो, तो इंडिया को आपका फ़ायदा नहीं मिल पाया, तो ये ब्रेन ड्रेन की समस्या हो गई। चौथी प्रॉब्लम हमारे देश में है बढ़ती हुई आबादी, कॉन्टिन्यूसली जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा HCF नहीं कर पाते, क्योंकि अब जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है तो उतने स्कूल्स हम नहीं खोल पाते, उतने हॉस्पिटल हम एकदम से नहीं खोल पाते। और पांचवी प्रॉब्लम भी हम लिख सकते हैं, वो है इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंसेस का मतलब है कि हम हायर एजुकेशन पे तो अपने रिसोर्सेज ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं और प्राइमरी एजुकेशन पर अपने रिसोर्सेज को कम डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस बहुत है। हायर एजुकेशन लेवल पर तो मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से नॉलेज प्रोवाइड करने के संस्थाएं हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर नहीं है, तो हमारे रिसोर्सेज इम्बैलेंस हो गए। तो मतलब ये 5 प्रॉब्लम्स इसमें लिख सकते हैं। तो क्लियर है कहानी। अच्छा, फिर अगला टॉपिक, ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 1 या 3 नंबर में, कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो बताओ, याद है इसकी स्टोरी क्या सिखाई थी। ह्यूमन कैपिटल जो है वो सेल्फिश कॉन्सेप्ट है, खुदगर्ज। ह्यूमन कैपिटल सोचता है कि आपको पढ़ाएंगे और आपको हेल्दी रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ह्यूमन कैपिटल की सोच जो है वो ये है कि आप सिर्फ जरिया हो, आप क्या हो, एक मीडियम हो, आपके माध्यम से हम देश का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल ये सोच रखता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसकी सोच ये नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि आपको बस पढ़ाएं और आपकी सेहत अच्छी हो, बस हम यही चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हों और आप स्वस्थ रहें, दैट्स इट, वही मेरा मोटो है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन की बात नहीं करता, वो आपके वेल बीइंग की बात करता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो बात करता है कि भाई आपको पढ़ा इसलिए रहें ताकि आप डब्बे ज़्यादा बनाओ, आपको स्वस्थ इसलिए रखें ताकि आप डब्बे ज़्यादा बनाओ। तो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन की बात करता है। तो ये दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर दे रखी थी। बाकी ये तो नॉर्मल पॉइंट था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि भाई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है। तो बताओ इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे। यही लिखने की पॉइंट्स हैं सारे। पहला तो कि सरकार का इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, तो इसीलिए इसमें सरकार को ही डिसीजन लेने चाहिए। दूसरा, ये बहुत से इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब गांव के अंदर किस अस्पताल में जाना है, किस बीमारी का क्या इलाज है, कहाँ स्कूल का एडमिशन होगा, लोगों को नहीं पता होता। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ही इंटरवेंशन यहाँ पर करना चाहिए। और तीसरा भी यही पॉइंट लिखना है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी
तो फिर हो सकता है कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करे। पता चला आप दवाई खरीदने गए और वो कह रहा है लाओ 5,000 रुपये दो, तो इसीलिए सरकार का इंटरवेंशन ज़रूरी है। तो 3 बातें मतलब इसमें आप लिख देना। बाकी ये तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो फुल फॉर्म याद रखनी है, NCERT, AICTE, UGC और ICMR की। बाकी फंडामेंटल राइट है एजुकेशन और हेल्थ, ये भी एक जेनरिक सी बात है। लेकिन हाँ, इसमें एजुकेशनल सेक्टर की कुछ बातों को आप बड़े ध्यान से समझना, ये भी पूछ सकता है 1 या 3 नंबर तक में। अब पहले तो 1 नंबर में ये पूछता है कि भाई सरकार कितना खर्चा कर रही है, बताओ एजुकेशन पे। ये पॉइंट बनता है कि सरकार कितना खर्चा कर रही है। तो इसमें 2 पैरामीटर्स हैं कि अगर हम सरकार के टोटल खर्चे में देखें कि एजुकेशन पर कितना है, तो वो है पहला वाला पॉइंट, जो लगभग अब 15.7% के आसपास है। तो अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है, लेट से टोटल, किसी सारा खर्चा सरकार का है 100 रुपये, तो एजुकेशन पर कितना खर्च कर रही है, 15 रुपये लगभग। अच्छा, दूसरा पैरामीटर है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब कि मान लो देश का जीडीपी 100 रुपये, अब जीडीपी तो आपने पढ़ी रखा है नेशनल इनकम में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर देश का जीडीपी 100 रुपये है, तो कितना % उसमें से एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, 4%, 4.13 फिलहाल, है ना, जो थोड़ा सा ज़्यादा वैसे होना चाहिए, है ना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1 नंबर के लिए, वो भी आपको लिखवाए थे, वो बस आप मेन पॉइंट याद रखना कि सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा कर रही है ना, अगर खर्चा देखा जाए एज़ कम्पेयर टू हायर एजुकेशन। ऑन एन एवरेज सरकार टर्शरी एजुकेशन पर कम खर्च कर रही है। हाउएवर एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट टर्शरी एजुकेशन में ज़्यादा है। अब टर्शरी एजुकेशन कौन सी होगी, हायर लेवल वाली, बड़े कॉलेज वाली। और तीसरा पॉइंट, डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अमंग डिफरेंट स्टेट, जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस। अब कुछ स्टेट्स के अंदर एजुकेशन अच्छी है, कुछ स्टेट्स के अंदर स्तर खराब है, तो ये भी हमारा क्या शो करता है, इम्बैलेंस शो करता है। तो ये कुछ 1 नंबर के पॉइंट्स है जो बस आपसे पूछ सकता है। बाकी सरकार का जो खर्चा है एजुकेशन पे वो वही अगेन इनएडिक्वेट है, मतलब कम है। हमें कम से कम 6% अपनी जीडीपी का खर्च करना चाहिए। और इसी तरह अगर एजुकेशन की बात करें हम, तो सरकार ने फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी मतलब कुछ कदम उठाए हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि देखो, तापस मजूमदार कमेटी ने 1998 के अंदर मतलब ये एस्टीमेट करा था कि लगभग 1.37 लाख करोड़ सरकार अगले 10 साल में खर्च करेगी 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर। खैर ये तो एक डेटा पॉइंट है। बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सरकार ने फ्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, कब, 2009 में। और बाकी तीसरा पॉइंट भी पता होना चाहिए आपको कि सरकार ने 2% का एजुकेशन सेस लगाना स्टार्ट करा था। सेस का मतलब टैक्स होता है, तो लोगों से 2% का टैक्स लेती है सरकार कि ये हम सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन में खर्च करेंगे बच्चों के लिए। तो ये भी मतलब सरकार की एक मतलब पॉइंट बन गई। बाकी अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो ये कुछ बातें थी, ये आपको एग्जाम में वैसे तो गिवन होती हैं, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस भी आपको लिखवा रखा है और आपको लिखना आता भी है। तो जैसे इसमें एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स मेल का भी बढ़ गया और ओवर द ईयर्स फीमेल का भी बढ़ गया, है ना। तो बस यही दिखाना है। इसी तरह प्राइमरी कंप्लीशन रेट की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स मेल्स का भी बढ़ गया और ओवर द ईयर्स फीमेल्स का भी बढ़ गया। उसके बाद देखो, यूथ लिटरेसी रेट की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स मेल्स का भी बढ़ गया और ओवर द ईयर फीमेल का भी बढ़ गया। तो इन्हीं बातों को इंग्लिश में मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा था कि भाई लिटरेसी रेट क्या है और महिलाओं का और पुरुषों का कितना कितना बढ़ गया, प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है, महिलाओं का और पुरुषों का कितना कितना बढ़ गया, यूथ लिटरेसी रेट क्या है, महिलाओं का और पुरुषों का कितना कितना बढ़ गया। बाकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और इसमें मतलब हमें पता होने चाहिए एजुकेशनल सेक्टर के, तो वो हम बस उसमें ये बताते हैं कि भाई अभी भी एजुकेशन सेक्टर में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो एक हमारे लिए मतलब एक डिस्टिंक्ट ड्रीम की तरह है, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल हम सोचते तो हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में वो अचीव नहीं हो पाता है। और बाकी जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब गैप कम हो रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। मतलब अब आज के ज़माने में महिलाओं को भी उतनी शिक्षा दी जा रही है जितना पुरुषों को मिल रही है, तो गैप कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये मतलब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे। तो क्लियर होगी कहानी पूरी? चलो, तो ये था आपका HCF।